Dear students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. Today we are going to take our class on crop production and management. तो आज हम अपनी क्लास क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पर लेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ लिया था, इसी के आगे से हमको बात करनी है। तो पिछली क्लास में हमने जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था, रबी क्रॉप क्या होती है, फिर हमने क्या पढ़ा था, खरीफ क्रॉप क्या होती है, फिर हमने देखा था कि एग्रीकल्चर करने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो इसी तैयारी पे आज हम बात करना शुरू करते हैं। तो खेती करने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को हमें तैयार करना पड़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे मिट्टी को क्या तैयार करना, भाई मिट्टी तो मिट्टी है, उसको तैयार करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि किसान एक दिन उठा रात में और कहा कि चलो खेती करते हैं, उसके लिए उसको तो पहले तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। चलिए, द फर्स्ट स्टेप इन ग्रोइंग अ क्रॉप इज़ टू प्रिपेयर द सॉइल। फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम इन ग्रोइंग ए क्रॉप, एक फसल को उगाने का पहला कदम क्या है, इज़ टू प्रिपेयर द सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। दैट इज़ टू मेक द सॉइल रेडी, यानी मिट्टी को तैयार करना है किस चीज़ के लिए, फसल उत्पादन के लिए। इट इंक्लूड्स टिलिंग और प्लाइंग। अब क्या करता है किसान, सबसे पहले देखे होंगे आप लोग, अगर गांव गए होंगे तो किसान खेत को जोतता है, चाहे हल हो या ट्रैक्टर की मदद से। उसी को क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लाइंग। दिस रिफर्स टू लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। अब ये टिलिंग या प्लाइंग का मतलब क्या होता है, दिस रिफर्स, ये किस ओर इशारा करता है, लूजनिंग यानी मिट्टी को ढीला करना, भुरभुरी कर देना, एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, और टर्निंग ऑफ द सॉइल, और मिट्टी को पलट देना, यानी नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, उसको पलट देना। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ये एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस, इसके बहुत सारे लाभ भी हैं, किस चीज़ के, मिट्टी को जोतने के, प्लो करने के। अब उनका लाभ क्या क्या है, यही हमें देखना है। चलिए उसके लाभ देखते हैं कि मिट्टी को तैयार करने के, टिलिंग करने के, लूजनिंग करने के क्या क्या लाभ हैं। तो लूजेंड सॉइल अलाउज द रूट्स टू रीच डीपर इनटू द सॉइल। जो मिट्टी हल्की रहती है, लूज रहती है, वो क्या करती है, अलाउज रूट्स टू रीच डीपर इन द सॉइल, वो पेड़ को, पौधों को, फसल की जड़ों को नीचे तक पहुंचने की अनुमति प्रदान करती है। दिस हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। तो जब जड़ नीचे तक पहुंचेगी, उससे क्या होगा, हमारे पौधे सीधे खड़े रहेंगे। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और क्या फ़ायदा है मिट्टी को प्लो करने का, हेल्प्स इन ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल। अब क्या होता है, मिट्टी में हवा भरने के, दिस यूज्ड बाय रूट्स फॉर ब्रीदिंग, अब वही हवा से जो है जड़ हमारी सांस लेती है। लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। अब जो केंचुए रहते हैं वो फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो जब मिट्टी ढीली हो जाएगी तो वो केंचुओं के ग्रोथ के लिए, यानी उनकी बढ़त के लिए फ़ायदेमंद होती है। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, और कुछ बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया भी रहते हैं मिट्टी में, उनके लिए भी बेहतर है। दीज ऑर्गेनिजम्स फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल। अब केंचुए ढीली मिट्टी में अपनी ग्रोथ करते हैं और उसके बाद खुद भी मिट्टी को ढीला करना शुरू करते हैं। देयर डेड एंड डिकेड बॉडीज एड ह्यूमस टू द सॉइल। तो अब जो केचुए रहते हैं या माइक्रोब्स रहते हैं, वो देयर डेड, अब वो जो मर गए, एंड डिकेड, विखंडित बॉडीज, एड ह्यूमस, उससे क्या होता है, ह्यूमस होता है, और ह्यूमस किसी भी फसल की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को, किसको, अर्थवॉर्म को और कुछ माइक्रोब्स को क्या कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसानों का मित्र कहा जाता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो मेक द सॉइल फर्टाइल बाई डिकम्पोजिंग द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये क्या करते हैं,
डीकम्पोजिंग द रिमेन्स ऑफ प्लांट, जो कुछ पेड़ पौधे खेत में रह जाते हैं उनको डीकम्पोज करते हैं, और इसी प्रकार एनिमल जानवर जो मर जाते हैं उनको डीकम्पोज करते हैं, और करके क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल, ज़मीन को जो है उपजाऊ बनाते हैं। देयर बाई द न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, और जब वो डीकम्पोज कर देते हैं तो जानवरों और पौधों के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। अब देखिए, द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स हेल्प टू ट्रैप वाटर। अब देखिए, जब मिट्टी ढीली रहेगी तो उसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। टाइट मिट्टी रहेगी, अगर बिना जुती हुई मिट्टी रहेगी तो उसमें पानी नहीं भर पाएगा, लेकिन अगर मिट्टी ढीली रहेगी तो वाटर को ट्रैप कर लेगी, वाटर को पकड़ लेगी। देयर बाई इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इस प्रकार से ढीली मिट्टी क्या होती है, खेत के पानी होल्ड करने की, रोकने की क्षमता को बढ़ा देती है। और क्या फ़ायदे हैं, इट हेल्प्स टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। अब नीचे की मिट्टी जब ऊपर आएगी तो नीचे की जो न्यूट्रिएंट रिच यानी पोषण तत्वों से रिच मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी, विच कैन बी यूज बाई प्लांट, जिनको पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हेल्प्स द सॉइल टू मिक्स वेल विथ फर्टिलाइजर। अब हम कुछ देखिए, जब मिलाते हैं तो उसको ऊपर नीचे नीचे ऊपर करके चीज़ों को मिलाते हैं। इसी प्रकार जब खेत में हम फर्टिलाइज़र डालते हैं और उसके बाद उसको ऊपर नीचे करते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी और फर्टिलाइज़र आपस में मिल जाते हैं। तो ये सारे फ़ायदे किस चीज़ के हैं, ये सारे फ़ायदे किस चीज़ के हैं, मिट्टी को प्लो करने के, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, टिलिंग या प्लविंग के फ़ायदे हैं ये सब। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहा है कि सॉइल इज प्लॉड विद द हेल्प ऑफ ए टूल कॉल्ड प्लो। प्लो माने हल। अब मिट्टी को जो जोता जाता है वो किसकी मदद से जोता जाता है, हल की मदद से जोता जाता है, ठीक है। प्लोज आर मेड ऑफ आयरन और वुड। अब जो हल, अब देखिए, ये देखिए, ये किसान क्या कर रहा है, बैल के ऊपर, ये किसान क्या कर रहा है, ये किसान हल चला रहा है। हल चलाने का मतलब वही मिट्टी को प्लो कर रहा है, ढीली कर रहा है, ठीक है। अब वहीं दूसरी फोटो में क्या दिया गया है, दूसरी फोटो में आपके हल की फोटो दी गई है। अब उसी हल के बारे में बताया गया है। प्लोज आर मेड ऑफ आयरन और वुड। अब ये जो हल होते हैं या तो लोहे के बने होंगे या लकड़ी के बने होंगे। द वुडन प्लो हैज़ एन आयरन टिप। अब जो लकड़ी के हल होंगे भी उसके टिप पे, यानी कि जहाँ वो मिट्टी को खोदेगा वहाँ पे क्या होगा, आयरन, लोहा लगा होगा। विच पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल, जो मिट्टी को खोद देता है, मिट्टी के अंदर तक धंस जाता है। दीज डेज आयरन प्लोज आर यूज्ड। आजकल हम अगर देखें गाँव में तो लकड़ी का हल को इस्तेमाल नहीं करता, सब लोहे का ही हल इस्तेमाल करते हैं। प्लोज आर ड्रॉन आइदर बाय बुलक्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, कैमल्स और थ्रो ट्रैक्टर। अब प्लोज यानी जो हल होता है उसको ड्रॉन आइदर बाय बुलक्स, बुलक्स माने बैल, और अदर एनिमल्स या अन्य जानवरों जैसे कि घोड़े, ऊंट या ट्रैक्टर। तो हल को जो है बैल, घोड़े, ऊंट या ट्रैक्टर आदि के द्वारा खींचा जाता है और हल उसी के साथ मिट्टी को जोतता रहता है, ठीक है। चलिए, एट द टाइम द प्लॉट फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब जब हम मिट्टी को जोतते हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ पे कुछ मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े भी रहते हैं। एट द टाइम ऑफ प्लॉ फील्ड में हैव बिग पीसेस। बिग पीसेस बड़े टुकड़े किस चीज़ के, सॉइल के, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, क्रम्स कहा जाएगा, ठीक है। दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन विद ए प्लैंक कॉल्ड लेवलर। अब ये जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं, अब इनमें तो कोई फसल उग नहीं पाएगी, तो उनको तोड़ के हमें छोटा करना पड़ेगा। दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन विद ए प्लैंक कॉल्ड लेवलर। उनको लेवलर की सहायता से
जैसे कहते हैं ना लेवल में कर दिया गया, तो वही लेवलर की सहायता से बड़े टुकड़ों को तोड़ के छोटे टुकड़ों में चेंज कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल सरफेस इवन एंड स्मूथ इज कॉल्ड लेवलिंग। वही कह रहा है कि द प्रोसेस, प्रक्रिया किस चीज़ की, मेकिंग द सॉइल सरफेस इवन एंड स्मूथ। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल सरफेस इवन एंड स्मूथ, यानी बराबर और एक चिकना जिसे कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। लेवलिंग प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। अब जब मिट्टी बराबर रहेगी तो सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। एंड हेल्प्स इन यूनिफॉर्म इरिगेशन, और एक बराबर से हमारी क्या हो जाएगी, सिंचाई हो जाएगी। चलिए, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। Plow and other tools needed for large scale production of crop are called agricultural implement. Plow अभी हम लोग देख ही लिए, हल, तो हल और अदर टूल और उपकरण जो चाहिए होते हैं किस चीज़ के लिए, नीडेड यानी चाहे ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप आर कॉल्ड कल्टीवेटर, और कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। तो जो प्लो और अदर टूल नीडेड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। द मेन टूल्स यूज्ड टू ब्रेक द सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन। जो मुख्य उपकरण होता है किस चीज़ के लिए, ब्रेक सॉइल, मिट्टी को तोड़ने के लिए, किस साइज में, ग्रेन्स की साइज में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए एकदम। किस लिए, टू गेट बेटर यील्ड आर प्लो, यानी बेहतर पैदावार के लिए मिट्टी को जो छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ते हैं वो मुख्य उपकरण क्या है, प्लो है, हो है और कल्टीवेटर है। दिस इज़ डन बिफोर सोइंग द सीड। ये सारे जो काम होते हैं, मिट्टी को प्लो करना, टिल करना, ये सब बीज को बोने से पहले होता है। नहीं तो पता लगा बीज को बोने के बाद अगर प्लो करेंगे तो बीज सारा नीचे से ऊपर चला आएगा, कोई पैदावार ही नहीं होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं इन तीनों मेन उपकरणों के बारे में। कौन कौन से तीन मेन उपकरण हैं, पहला है क्या, प्लो, दूसरा है क्या, हो, और तीसरा है क्या, कल्टीवेटर। देखिए, प्लो, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। अब अभी आप लोग देखे ही थे हल की फ़ोटो, एक बार फिर से देख लीजिए समझने से पहले। ये है द प्लो, अब इसको आप लोग देख लीजिए। अब इसी के बारे में नीचे एक्सप्लेन किया गया है। चलिए अब इसी के बारे में हम लोग एक एक बात समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। चलिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसमें एक स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, रेक्टेंगुलर मतलब चौकोर, आयरन स्ट्रिप लगी हुई थी जिसे क्या कहा जाता है, प्लो कहा जाता है, प्लो शेयर कहा जाता है। एंड ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड कॉल्ड प्लो शाफ्ट, और इसमें एक लंबी, पीछे आपने देखा था ना, लंबी लकड़ी लगी रहती है जिसे क्या कहा जाता है, प्लो शाफ्ट कहा जाता है। एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, अब जो उस लकड़ी का, लंबी वाली लकड़ी का एक दूसरा सिरा रहता है, एक सिरा रहता है, देयर इज़ अ हैंडल, वहाँ पर एक हैंडल रहता है। अब वो हैंडल क्या होता है, एंड द अदर हैंड इज़ अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुलक नेक। एक एंड पे क्या रहता है, हैंडल रहता है, और दूसरे हैंड कहाँ रहता है, अटैच टू अ बीम, एक बीम पे अटैच रहता है, जो कहाँ रखा रहता है, बुलक्स के नेक पे रखा रहता है। चलिए आपको फिर से फोटो में दिखा के समझा देते हैं। अब देखिए, ये हो गए दो बुलक, ये एक बीम है। अब इसी पर ऐसे नीचे हल रखा होगा और हल ऐसे किसान चला रहा होगा, तो ये बीम, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। तो ये देखिए, ये एक हो गई बीम, ये दो बैलों के कंधे पे रखी गई है। उसके बाद इसी पे ये थी बीम, और इसी बीम पे क्या था, हमारा हल रखा हुआ था। ये ऐसे हम बना दे रहे हैं, ये दो बैलों के बीच में ऐसे हल बना रहता है, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि हल क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं हो। अब हो देखिए, हो की ये फ़ोटो बनी हुई है। ये एक इस टाइप का कुछ औजार होता है जिसको हम लोग अपने घर में खुरपी या कुदाल, इन सब टाइप का कुछ कहते हैं। तो इट इज़ अ सिंपल टूल। अब देखने में ही लग रहा है एकदम सिंपल टूल है, कुछ है नहीं, पीछे एक हैंडल है, आगे लोहा लगा हुआ है। इट इज़ सिंपल टूल यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। किस लिए होता है, वीड्स और
सॉइल को लूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। नंबर 3 पे क्या है, कल्टीवेटर। अब ये कल्टीवेटर बना हुआ है, ये देखिए ना इतना बड़ा सा है, अब इसको कोई इंसान तो खींच नहीं पाएगा। तो क्या है, नाउ ए डेज प्लाउइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। अब ये ट्रैक्टर से खींचा जाता है। अब देखिए इसमें हल की तरह बना हुआ है ना, एक हल, दो हल, इसको हटा देते हैं तब आपको सही से समझ में आएगा। ये देखिए एक हल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह कितने सारे यहाँ पे बने हुए हैं। तो इसको किससे, ट्रैक्टर की सहायता से खींचा जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, दिस सेव्स बोथ टाइम एंड एफर्ट। अब इतने सारे हल एक साथ अगर चलेंगे तो जाहिर सी बात है समय और मेहनत दोनों की बचत होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस चल रहा था कि खेती करने के क्या क्या प्रोसेस हैं, उसमें पहला प्रोसेस था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट होता है। दूसरे नंबर पे क्या है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। सीड्स यानी कि बीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिलेक्शन यानी कौन से बीज हमें बोने हैं, एंड सोइंग और उन्हें बोना है, यानी कि कैसे बोना है, कब बोना है, कितना बोना है, ये सब। Selecting a good quality healthy seed is the next important part of the crop production. Selecting यानी चुनाव करना, कैसे, गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का, हेल्दी सीड्स रहे, ऐसा नहीं कि उसमें कीड़े लगे रहें और वो खुद उसमें फंगस लगा रहे, खुद वो ख़राब रहे। इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ये अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है किस चीज़ का, क्रॉप प्रोडक्शन का। सीड्स सेलेक्टेड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। जो बीजों का हम चुनाव करते हैं वो क्या होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए। दैट इज़ हाई यील्डिंग, यानी उनसे अच्छी पैदावार, ज़्यादा पैदावार होनी चाहिए। डिजीज़ रेजिस्टेंट, वो ना तो खुद बीमार हों और बीमारी को रोक भी सकें, डिजीज़ रेजिस्टेंट हों। क्लीन एंड हेल्दी, साफ़ सुथरे और हेल्दी हों, ठीक है। अब आपका एक्टिविटी 1 वाला पार्ट क्या कहता है, एक्टिविटी 1 कहता है कि टू सेपरेट हेल्दी सीड्स फ्रॉम अनहेल्दी वंस। कुछ हेल्दी सीड्स को अनहेल्दी सीड्स से अलग कीजिए। वही कह रहा है, टेक ए बीकर फिल्ड विद वाटर। एक बीकर लीजिए जिसमें क्या रहे, पानी भरा रहे। बीकर एक कांच का ऐसे कुछ होता है, जैसे ये बना हुआ है, देखिए ये बीकर बना हुआ है। तो टेक ए बीकर फिल्ड विद वाटर, इसमें पानी भर लीजिए। ऐड ए हैंडफुल ऑफ व्हीट ग्रेन्स और होल व्हीट सीड्स। अब उसमें व्हीट ग्रेन्स, कुछ गेहूं के टुकड़े, दाने डाल दीजिए। स्टिर वेल एंड लीव फॉर सम टाइम। अब इसको मिला दीजिए, हिला दीजिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। तो अब क्या देखेंगे, वॉट टू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं, सम सेटल्स डाउन, कुछ तो जो है नीचे बैठ जाते हैं। एट द बॉटम, कुछ नीचे बैठ जाते हैं, किसके नीचे, बीकर के। वेयर एज सम सीड्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कुछ बीज जो है बीकर के तली पे बैठ जाते हैं और कुछ ऊपर पानी के सरफेस पे तैरते रहते हैं। सीड्स विच आर डैमेज्ड और ईटन बाय इंसेक्ट्स बिकम हॉलो एंड लाइट। तो जो आपने देखा होगा गेहूं में अक्सर कीड़े लग जाते हैं, जिसको हम लोग घुन भी कहते हैं, तो वो गेहूं को अंदर अंदर खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हॉलो, खोखला हो जाता है, और जब खोखला हो जाएगा तो हल्का हो जाएगा। दे दस टेंड टू फ्लोट, अब जब वो हल्के हो जाएंगे तो तैरने लगेंगे। द हेल्दी सीड्स हैव हैवी एंड सिक्स, द हेल्दी सीड्स आर हैवी एंड सिंक एट द बॉटम ऑफ बीकर। जो अच्छे बीज रहेंगे वो भारी रहेंगे और नीचे डूब जाएंगे। चलिए, ये तो हो गई एक्टिविटी, इसको आप जब आएंगे स्कूल में तो आपसे करवाया जाएगा। चलिए, तो आगे जो सीड के बारे में हम पढ़ रहे थे वही कंटिन्यू करते हैं। वाइल सोइंग ऑफ सीड्स फ्यू प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि जो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी बीज बोते समय कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। वो क्या क्या है, सीड्स शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ। जो सीड रहते हैं यानी बीज रहते हैं, उनको हमें एक सही गहराई में ही बोना चाहिए। अगर हम ज़्यादा गहरा बो देंगे तो उनसे पौधे नहीं निकल पाएंगे, और ज़्यादा ऊपर बो देंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्हें एक राइट डेप्थ, उचित गहराई पे ही बोना चाहिए। नाइदर टू डीप और नॉट टू शॉलो, ना तो ज़्यादा गहरा और ना तो ज़्यादा छिछला, यानी ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। इफ़ प्लांटेड वेरी डीप दे विल नॉट जर्मिनेट, अगर हम बहुत गहरा बो देंगे तो वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे।
इफ़ प्लांटेड टू नियर द सरफेस दे विल बी ईटन अवे बाय बर्ड्स। अगर हम एकदम ऊपर ही बो देंगे तो उनको आके चिड़िया वगैरह खा लेंगी। सीड्स मस्ट बी सोन एट ए प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब जो बीज रहते हैं उनको एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पे बोना चाहिए ताकि जो पौधे उगें वो एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रहें, उनको थोड़ा स्पेस मिले जिससे वो ग्रो कर सकें। ईच अदर टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, यानी भीड़, यानी एक ही जगह पे पता लगा 20 पेड़ हो गए हैं तो एक दूसरे से कंपटीशन करके वो ख़त्म हो जाएंगे। इफ़ स्पेस इज टू लिटिल प्लांट्स विल नॉट गेट सफिशिएंट सनलाइट। अगर जगह बहुत कम होगी तो प्लांट को जो है सनलाइट नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा। तो जब ये सब नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, तो खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ द स्पेसिंग इज़ टू लार्ज प्रीशियस स्पेस इज़ वेस्टेड। अगर बहुत दूर दूर बो देंगे तो फिर जगह बर्बाद होगी। पता लगा एक बीज यहाँ बोए हैं, एक बीज थोड़ी दूर जाके बो रहे हैं, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जगह बहुत कीमती है। प्रीशियस स्पेस इज़ वेस्टेड। ठीक है। सोइंग कैन बी डन आइदर मैनुअली और मैकेनिकली यूजिंग अ सीड ड्रिल। अब जो बीज को बोया जाता है मैनुअली, या तो इंसान खुद बोए अपने हाथ से जाके, या मैकेनिकली किसी मशीन की सहायता से। उस मशीन को क्या कहा जाता है? सीड ड्रिल। अब हम आगे वही देखते हैं कि बीज को बोया कैसे जाता है। चलिए, मैनुअल सोइंग यानी इंसान जो बीज को जाके बोता है। आपने देखा होगा खेतों में कभी आते जाते कि किसान बीज बोता रहता है, तो वो होती है मैनुअल सोइंग। ठीक, चलिए। द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। अब अपने हाथों से जो सीड बोए जाते हैं, द प्रोसेस, प्रक्रिया, क्या? सोइंग सीड, यानी बीज बोने की प्रक्रिया जो हाथों से की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ब्रॉडकास्टिंग। इन दिस मेथड सीड्स आर स्प्रिंकल्ड डायरेक्टली इन द सॉइल, डायरेक्टली इनटू द सॉइल। इस प्रक्रिया में क्या होता है? बीज को हाथों से डायरेक्टली स्प्रिंकल कर दिया जाता है, छींट दिया जाता है, बिखेर दिया जाता है। कहाँ पे? सॉइल में, मिट्टी में क्या किया जाता है? स्प्रिंकल कर दिया जाता है, स्प्रिंकल कर दिया जाता है। इन दिस मेथड सीड्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए, अब इंसान अगर बीज को ऐसे स्प्रिंकल कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरे खेत में एकदम एक बराबर दूरी, एक बराबर मात्रा में स्प्रिंकल करे, क्योंकि इंसान है, कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है। तो वही लिखा है इन दिस मेथड, इस प्रक्रिया में सीड्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस प्रक्रिया में जो बीज होते हैं वो एकदम यूनिफॉर्मली, एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वितरित नहीं होते हैं। दिस मेथड ऑल्सो डज नॉट इंश्योर दैट ऑल सीड्स आर सोन एट एन एप्रोप्रिएट डेप्थ। तो जब हाथ से ही स्प्रिंकल कर रहा है तो एक उचित गहराई तक पहुंचाने के लिए अब हम क्या, कुछ बीज गहराई तक पहुंचेंगे, कुछ ज़्यादा गहरे हो जाएंगे, कुछ ऊपर ही रह जाएंगे। तो वही लिख रहा है कि दिस मेथड ऑल्सो डज नॉट इंश्योर, ये जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है या मैनुअल सोइंग मेथड होता है, डज नॉट इंश्योर, ये भी नहीं तय करता है कि ऑल सीड, सारे बीज आर सोन एट एन अप्रोप्रिएट डेप्थ, एक उचित गहराई में बोए जाएं सारे बीज, ये भी ये नहीं तय कर पाता है। सीड्स ऑफ बाजरा, मेज एंड व्हीट आर सोन बाय दिस मेथड। अब देखिए, बाजरा, मेज और व्हीट के जो बीज होते हैं वो इसी मेथड से बोए जाते हैं। कौन कौन से? बाजरा, मेज और व्हीट। ठीक है। अब ये तो हो गई मैनुअल सोइंग जिसको इंसान अपने हाथों से करता है। उसके बाद क्या आएगा? यूजिंग ए सीड ड्रिल। यूजिंग ए सीड ड्रिल, तो अब ये देखिए, ये है आपका सीड ड्रिल। अभी तक जो काम इंसान हाथ से कर रहा था, अब वही काम क्या करेगा? मशीनों से करने लगेगा। ये है आपका सीड ड्रिल, बीज बोने का उपकरण है। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा बना हुआ है ना, यहीं से बीज निकलता है नीचे से, और खेत में, ये नीचे खेत बना हुआ है, इसी में जाके एक बराबर यानी कि समान मात्रा में गहराई पर और समान दूरी में ऐसे ऐसे बीज बोता जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, ये क्या है?
इट इज़ अ बेटर मेथड दैन मैनुअल सोइंग। ये मैनुअल सोइंग से बेटर मेथड है, यानी उससे बेहतर तरीका है। किससे? मैनुअल सोइंग से बेहतर तरीका है। दिस मेथड इंश्योर्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स एंड ऑल्सो सीड्स आर सोन एट ए प्रॉपर डेप्थ। ठीक, दिस मेथड, ये तरीका क्या करता है? इंश्योर्स, पक्का करता है क्या? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक बराबर मात्रा में वितरण, ऑफ सीड्स, बीजों का एक बराबर मात्रा में वितरण, एंड ऑल्सो सीड्स आर सोन एट ए प्रॉपर डेप्थ, और जो बीज होते हैं वे एक उचित गहराई पर ही बोए जाएं। ये सारा कुछ ये तय करता है। कौन तय करता है? सीड ड्रिल, जैसे कि इधर बताया भी गया था अभी। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट सीड्स आर कवर्ड विद द सॉइल आफ्टर सोइंग। अब इससे एक फ़ायदा ये है कि अगर हम बीज बो देते हैं और उसके ऊपर से मिट्टी ऐसे डाल देंगे, जैसे देखिए ये नीले कलर से हो गया बीज आपका और ये लाल कलर वाली हो गई मिट्टी, तब इसको कोई पक्षी, चिड़िया, कीट मकोड़े ये सब आके नहीं खा पाएंगे। लेकिन अगर हम हाथ से ही छींट देंगे ऐसे तो वो ऊपर ही रह सकता है, उसे चिड़िया खा लेगी। वही ये कह रहा है, दिस मेथड इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट सीड्स आर कवर्ड विद द सॉइल, उनको मिट्टी से ढक दिया जाए। दिस मेथड इज़ फास्टर एंड मोर इकोनॉमिकल। ये मेथड जो है हाथ से बोने वाले तरीके से जो है आसान भी है और थोड़ा सस्ता भी है। ठीक है। सोइंग ऑफ सीड्स बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड, तो अभी तक हमने दो तरीका पढ़ लिया, एक हाथ से बीज बोने का, एक सीड ड्रिल से बीज बोने का। अब एक तीसरा तरीका भी है, और वो तीसरा तरीका क्या है? सोइंग ऑफ सीड्स बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड, ट्रांसप्लांट करने का। तो आप में से अगर कुछ लोगों ने, या हो सकता है कि सभी ने देखा हो, चावल की जो खेती की जाती है, तो चावल की खेती करने के लिए क्या करते हैं कि हम पहले एक छोटे से हिस्से में ज़मीन के ढेर सारे बीज बो देते हैं। तो उससे क्या होता है, सारी फसल एक पास पास ऐसे 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 पैदा हो जाती है। ठीक, उसके बाद उनमें से थोड़े थोड़े चावल के जो पौधे रहते हैं उसे उठाकर पूरे फील्ड में ऐसे ऐसे बिखेर देते हैं। उसी मेथड को क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ठीक, उसी के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, सोइंग ऑफ सीड्स बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड। सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के बीज जो होते हैं, लाइक पैडी, वही चावल, चिली यानी कि मिर्च, टोमेटो यानी टमाटर, ब्रिंजल, आर नॉट सोन डायरेक्टली इनटू द फील्ड। अब जो धान यानी कि पैडी, मिर्च, टमाटर, बैगन, इसके बीज नहीं बोए जाते हैं, इसके पौधे बोए जाते हैं। तो जब पौधे बोए जाते हैं तो उनको पहले कहीं बीज बो के उगाना भी पड़ता है। ठीक है। दे आर फर्स्ट सोन इन द नर्सरी एंड देन ट्रांसफर्ड टू द फील्ड्स मैनुअली। तो उनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है। आप सभी ने देखा होगा, रास्ते में आते जाते नर्सरी रहती है जहाँ पे पेड़ पौधे बिकते रहते हैं, वहीं पे ये सब फसल के पौधे भी मिलते हैं। आप वहाँ जाइए तो आपको टमाटर का पौधा मिलेगा। टमाटर का बीज बोने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो टमाटर का पौधा बोते हैं हम। पहले उसको एक नर्सरी में उगा लेते हैं, उसके बाद उसको फील्ड में ले आके बो देते हैं। When the seeds are 4 to 6 weeks old, जब कुछ पौधे बड़े हो जाते हैं 4 से 6 हफ्ते के, तब उन्हें ले आके बो देते हैं। दिस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। इसे ही क्या कहा जाता है? ट्रांसप्लांटेशन मेथड कहा जाता है। तो ये क्या हो गया आपका? ट्रांसप्लांटेशन मेथड। दिस मेथड है सेवरल एडवांटेजेस। अब इस मेथड के क्या हैं? कुछ एडवांटेजेस भी हैं। क्या है? इट हेल्प्स द फार्मर, ये फार्मर को मदद करता है। किस रूप में? टू सेलेक्ट द हेल्दी सीडलिंग्स एंड स्पेस देम प्रॉपरली। अब जो बीज हैं उनको जब बोया जाएगा तो कुछ पौधे अच्छे उगेंगे, कुछ पौधे खराब भी उगेंगे। तो फार्मर क्या करता है कि अच्छे अच्छे पौधों को ले लेता है, टू सेलेक्ट द हेल्दी सीडलिंग्स एंड स्पेस देम प्रॉपरली, और उनको एक उचित मात्रा में, जैसे एक पौधा यहाँ बो दिया, एक पौधा यहाँ बो दिया। लेकिन अब पता लगा एक बीज यहाँ बोया, एक बीज यहाँ बोया, एक बीज यहाँ बोया, तो ये वाला बीज पौधा ही नहीं बना। तो पता लगा एक पौधा यहाँ उगा, एक पौधा यहाँ उगा, तो ये जो ज़मीन है ये वेस्ट हो गई। इसीलिए क्या करता है? एक पौधा यहाँ सीधे पौधे को बोता है, बीज को नहीं बोता है। टू इंश्योर दैट वेस्टेज ऑफ स्पेस इज अवॉइडेड, इस प्रकार क्या करता है? वो तय कर सकता है क्या कि जो स्पेस है उसका वेस्ट ना हो। तो आज की क्लास बस यहीं करते हैं।
बाकी की बातें बाद में करेंगे। थैंक यू।